आज हमें कवर करना है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इससे पहले हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कवर कर चुके हैं। इसमें हमने 3 तरह की कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ को देखा, जिसमें हमने सबसे पहले ओशन कॉन्टिनेंट को देखा, फिर हमने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस को देखा, फिर हमने ओशन ओशन कन्वर्जेंस को देखा। आज के इस लेक्चर में हम डाइवर्जेंट प्लेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की भी बात करेंगे, जो कि हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक तरीके से ख़त्म कर देंगी, फिनिश कर देंगे, यानी कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये सेक्शन। ठीक है। अब अगर हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करें तो इसे समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा, और इस डायग्राम में अगर कहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो है इन कन्वेक्शन करंट से, जो कि आर्थर होम्स ने हमें बताया था जिनके बारे में इनिशियली। ठीक है। कन्वेक्शन करंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को क्रिएट करते हैं, जिनमें ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, और यहाँ से मैग्मेटिक इरप्शन होता है, जो कि साइलेंट इरप्शन होता है, जिसे फिशर इरप्शन भी कहते हैं, और ये एक्सप्लोसिव नहीं होता है। ठीक है। एक्सप्लोसिव नहीं होता है क्योंकि मैग्मा को निकलने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। मैग्मा अगर ज़्यादा प्रेशर के थ्रू निकलता है तब जो है एक्सप्लोसिव होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, इस सबडक्शन की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर रिलीज होगा, उसकी वजह से यहाँ वोल्केनिक इरप्शन काफ़ी वायलेंट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी, यहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट भी क्रिएट होती है, साथ ही साथ यहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन भी होता है, जो कि हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी पढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें और जो हमें करनी है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इस फिनोमिना की वजह से, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से कुछ फिनोमिनाज यानी कुछ रिजल्टेंट आउटकम्स रहते हैं, जैसे कि मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन। ठीक है। मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन, साथ ही साथ फिशर वॉल्केनो जो मैंने अभी आपको बताया, ये साइलेंट वॉल्केनोज होते हैं, ये ईजिली फ्लो करते हैं। ठीक है। और जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो ये नहीं होते हैं। एक्सप्लोसिव हमेशा आपको एंडेसाइटिक या ग्रेनाइटिक मैग्मा लावा में मिलेगा। ये बसाल्टिक लावा होते हैं, इसलिए ये इजीली फ्लो करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स मिलेंगे, यहाँ पे रिफ्ट वैलीज मिलेंगी। अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दिखते हैं। ठीक है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। और अगर हम बात करें तो हमारा जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये और कुछ नहीं, ये एक कह सकते हैं आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग ही है इन अ वे। ठीक है। इन अ वे क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ही है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये एक 3D डायग्राम है मिड ओशनिक रिज का, जो कि अटलांटिक ओशन में है। मिड ओशनिक रिज कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी ओशन में हो सकती है। यहाँ पे हम लोग अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे पहले समझते हैं चीज़ों को। अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वोल्केनिक जो फिशर इरप्शन है वो हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ मैग्मा जो सॉलिडिफाई हुआ है, यहाँ पे आप एक उठा हुआ पोर्शन यानी एलिवेटेड पोर्शन देख सकते हैं, जिसे रिज कहा जाता है। ठीक है। हिल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये आपको मिड ओशनिक रिज यही यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये जो रिज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से बना हुआ है। ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शनल करंट जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे पुश कर रहे हैं, और ये इस डायरेक्शन में यहाँ पुश कर रहे हैं। और जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने यही देखा था कि ये जो वेस्टवर्ड मूवमेंट था उसका रीज़न क्या थे, ये कन्वेक्शनल करंट ही थे। ठीक है। तो ये तो हो गया कि समझने के लिए कि आखिर मिड ओशनिक रिजेस दिखते कैसे हैं। ठीक है। अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख लें साथ ही साथ, तो जो ओशंस हैं, अब क्योंकि इन्हें मिड ओशनिक रेंज कहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ओशन के मिड में होते हैं। ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ जो है एक्सपेंशन होता रहता है, या ओशियनिक प्लेट जो है वो क्रिएट होती है, और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली मिड में हो, बट कहा जाता है मिड ओशियनिक रिज, क्योंकि ओशन के बीच में होते हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे होना नहीं होता है। ठीक है। तो एक मिड अटलांटिक रिज है, जो कि एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन जिसे भी कहा जाता है। ये अराउंड 78,000 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, और साथ ही साथ ये अटलांटिक ओशन में है। अगर हम देखें तो ये हमारे इंडियन ओशन का भी पार्ट है। अगर इसके बाद देखें तो ये इंडियन ओशन में हमें रिज मिल रहा है, एक रिज हमें यहाँ मिल रही है, और पैसिफिक ओशन में एक रिज यहाँ मिल रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंटार्क्टिक रहता है। इस
रिज ने या यहाँ पे जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसने इस एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया है और बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स को इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अगर हम देखें कि आखिर अपनी सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्यूरियोसिटी के लिए कि चीज़ें आखिर मिड ओशनिक रिज में जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है तो दिखती कैसी हैं, तो कुछ इस तरीके का होता है। ये एक यहाँ पे कभी ना कभी लावा इरप्शन हुआ करता था जिसकी वजह से अब ये सॉलिडिफाई हो चुका है, क्योंकि पानी में है तो कूलिंग और तेज़ होती है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ड्रिफ्टिंग, ये जो रिफ्टिंग हुई है इसे आप कह सकते हैं एक रिफ्ट वैली, जिसकी वजह से ये जो है ये क्रिएशन ही हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया है। ठीक है, इसको और बेहतर समझने के लिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे एग्जांपल में ये दिखा रहा है डाइवर्जेंट प्लेट में कि यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जब वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ था नॉर्थ अमेरिका का, हालांकि वो इस डायरेक्शन में बनाया गया है। आप इस इमेज को इस तरीके से कुछ समझिए कि यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका है हम मान लेते हैं और यहाँ पे यूरोप भी है, तो ये जो मूवमेंट था कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो ये डायग्राम, ये इमेज आपको बस ये समझाने के लिए कि आखिर बेनीथ दिस सी चीज़ें हो क्या रही हैं। ठीक है, ये आप डाइवर को यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है ये रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब अगर हम मिड ओशनिक रिज के बाद सेकंड चीज़ की बात कर लें तो फिशर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं जो कि ईजी यानी साइलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस रहते हैं। तीसरा यहाँ अर्थक्वेक्स बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस वो लावा इरप्शन होता रहता है तो होते हैं, बट हाँ उस जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो इंटेंसिटी रहती है अर्थक्वेक्स की, वो यहाँ पे उतनी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। हाँ कभी कदार हो सकता है, बट यूजुअली ऑन एन एवरेज ये इस तरीके इतने वायलेंट नहीं होते जितने आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में होते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैलीज़ की बात करें, रिफ्ट वैली अभी हम देख रहे थे, तो रिफ्ट वैली का और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके का फॉर्मेशन होता है, और जो अगर कोई लिथोस्फेरिक प्लेट है तो ये ब्रेकेज कैसे होता है वो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कन्वेक्शनल करंट जो है ये फॉर्म होना स्टार्ट जब करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो कहीं ना कहीं ये लिथोस्फेरिक प्लेट को अपलिफ्ट कर देता है। अपलिफ्टमेंट की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे डिफरेंट क्रैक्स डेवलप होते हैं, और फर्दर ये जब पुश करता रहता है कंटिन्यूसली ये नीचे से मैग्नेटिक प्रेशर, इसकी वजह से और ये जो प्लेट्स हैं ये और बाइफरकेट करती हैं और सेपरेट आउट होती हैं। अब क्योंकि अपर पोर्शन हट चुका है, यहाँ ब्रेकेज हो चुका है, अब ये जो पोर्शन बचता है ये एक रिफ्ट वैली कहलाती है। क्यों? क्योंकि रिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, ये एक हिंदी में अगर कहें तो ये फट रहा है किसी तरीके से। ठीक है, जैसे पेपर को आप क्रैक करते हैं तो ठीक उसी तरीके से ये भी जब ये रिफ्ट कर रहा है इसकी वजह से यहाँ पर रिफ्ट वैली बनती है। ठीक है, अब इसमें अगर साइड से कहीं से ओशियानिक वाटर या वाटर कलेक्ट हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये ओशन बेसिन बन जा रहा है। ठीक है, फर्दर रिफ्टिंग जब हो जाती है तब हमें मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारा ये लिथोस्फेरिक प्लेट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर लिथोस्फेरिक प्लेट बचा हुआ तो अभी मिड ओशनिक रिजेस बनना फॉर्म नहीं करेंगी। यहाँ पे फिर इस फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं और न्यू ओशियानिक क्रस्ट क्रिएट हो रही है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। ठीक है, ये तो हो गए, हमने बात कर ली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की और चीज़ों को हमने इमेज के थ्रू डिफरेंट इमेज के थ्रू ये देखा। अभी हमें ये चीज़ देखनी है कि इसका एग्जांपल एक और है जो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है रिफ्टिंग का, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, जो कि है हमारा रेड सी है। ठीक है, रेड सी भी जो है हमारा वो अभी रिफ्ट कर रहा है, जैसे भी मैंने बताया कि अगर वाटर कहीं से फिल हो जा रहा है तो ये अरेबियन सी के थ्रू ये वाटर जो है यहाँ पे फिलअप हुआ है रेड सी में, और ये फर्दर अभी ब्रेक अपार्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें मिड ओशनिक रिजेस नहीं देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं ये अर्ली स्टेजेस में है अभी, जहाँ पे अभी सिर्फ फ्रैक्चर क्रिएट हो रहा है और वाटर कलेक्ट हुआ है रेड सी में। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। अब साथ ही साथ एक और भी बहुत बड़ा एग्जांपल है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, जो कि है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और ये इसी रिफ्ट वैली का ही पार्ट आप देखेंगे तो रेड सी भी है, और साथ ही साथ ये जो पार्ट है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जा रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो किसी न किसी टाइम पे, क्योंकि ये सोमालियन प्लेट है यहाँ अफ्रीकन प्लेट है, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहाँ से ब्रेक अपार्ट हो जाएगा ये पोर्शन लैंड मास का और यहाँ से ये ड्रिफ्ट कर जाएगा। अभी जो हो रहा है वो रिफ्टिंग हो रही है। इसी रिफ्टिंग की वजह से जो है रिफ्ट वैलीज जो क्रिएट हो रही हैं, इनकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे जो क्रैक्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो गया, जिनकी वजह से यहाँ पे लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिन्हें हम मैपिंग में पढ़ते हैं कि कहाँ पर आप, जैसे फेमस लेक है यहाँ पे लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिया का, और लेक मलावी भी यहाँ पे आपको है, जिसे लेक न्यासा भी कहते हैं। यहाँ पे लेक एल्बर्ट रहती है। तो ये सब रिजल्ट है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। कन्वेक्शनल करंट जब डाइवर्ज होते हैं यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो उनका रिजल्ट ये है, ठीक है। और इनका दो और बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक है आइसलैंडिक प्लेटू, जो आपका आइसलैंड है, अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं मैप है तो इसमें देखते हैं। यहाँ पे अगर ये आइसलैंडिक प्लेटू हम देखें तो इसके नीचे कहीं ना कहीं एक फॉल्ट है, जिसकी वजह से जहाँ से मैग्मेटिक इरप्शन हुआ है और वो स्प्रेड आउट हो करके उसने आइसलैंड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। साथ ही साथ ग्रीनलैंड भी जो है, ग्रीनलैंड भी इसी मैग्मेटिक इरप्शन का ही रिजल्ट है। यहीं पे यहाँ पे वो दो एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं इमेज के थ्रू, ठीक है। अब हमें जो एक चीज़ और पढ़नी है यहाँ पे, ये तो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पोर्शन को कंप्लीट करता है ये चीज़ें। ये हमने डायग्राम देखा किस तरीके से मिड ओशन के रिजेस दिखते हैं, और हमने अर्थक्वेक के बारे में जाना, हमने रिफ्ट वैलीज के बारे में जाना, रिफ्ट वैली के हमने फॉर्मेशन देखा किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, और प्लस हमने ये देखा कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं रिफ्ट वैलीज के, ठीक है। और अगर हम अब बात कर लेते हैं तो हमें एक और सेक्शन की बात करनी है, जो कि है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के बारे में जानेंगे। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इसमें क्या होता है कि हमने अभी तक देखा कि कन्वर्जेंस हो रहा है या तो डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कन्वेक्शनल करंट मूव कर रहे हैं तो प्लेट भी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट यहाँ पे अगर हम देखें ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि साइड बाय साइड दो लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे को फ्रिक्शन या रब करती हैं या जस्ट अगल बगल मूव करती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कन्वेक्शनल करंट होगा वो यहाँ पे इस तरीके से होगा, यानी इस डायरेक्शन में, ये 3D में होगा, यहाँ की 2D में डायग्राम है, और इसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री रहते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ये प्लेट्स, और दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद फॉल्ट्स एंड रिफ्ट वैलीज। यहाँ पे भी रिफ्ट वैलीज और फॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्थक्वेक्स जो हैं यहाँ के बहुत पावरफुल अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, अगर हम करें बात कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की अगर हम बात कर रहे थे, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की तरह ही यहाँ पे भी काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का बेस्ट एग्जांपल जो है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का वो है सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अगर उसका हम इमेज देखें तो ये कैलिफोर्निया है, जो कि एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, और इस कैलिफोर्निया स्टेट में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये एक फॉल्ट है, ठीक है। इस फॉल्ट के राइट साइड पे यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मिलेगी, जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, जैसा कि हम जानते हैं पैसिफिक प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है यहाँ पे, और जैसा कि हमने बात की कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह इनका मूवमेंट रहता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का, तो सैन एंड्रियाज फॉल्ट जो है यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। इसकी एक इमेज है, मैं उसको यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली एरियल व्यू कैसा है सैन एंड्रियाज फॉल्ट सिस्टम का, ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ पाए, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो ये एरियल व्यू है सैन एंड्रियास फॉल्ट का, ठीक है, कैलिफोर्निया में, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। तो ये फॉल्ट कुछ इस तरीके से दिखता है एरियल व्यू में। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये पैसिफिक प्लेट है जो थोड़ा नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, और यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट होता है सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम, जो कि जहाँ पे काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अगर हम बात करें और एक बार चीज़ों को रिवाइज करें यहाँ तक कि हमने क्या क्या देख लिया है, तो आज हमने दो चीज़ों को देखा। पहले हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कवर किया, ठीक है, और इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को कवर किया। इसमें हमने दोनों में एग्जांपल्स देखे। हमने मिड ओशनिक रिजेस को देखा, ठीक है, हमने रिफ्ट वैलीज को देखा, हमने अर्थक्वेक्स के बारे में जाना कि उतने पावरफुल अर्थक्वेक्स नहीं होते हैं, बट हाँ अर्थक्वेक्स होते हैं।
और अगर हम बात करें वोल्केनिक इरप्शन की, तो वोल्केनिक इरप्शन फिशर इरप्शन रहता है जिसमें साइलेंट इरप्शन होता है, जो कि एक्सप्लोसिव नहीं होता है, ठीक है। और अगर यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो सेक्शन है उसे एंड करता है। और यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि एक बार हम चीज़ों को रिवाइज़ करें कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। हमने पहले लेक्चर में अगर बात की थी तो हमने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिक्स को थोड़ा जाना था, हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और रोटेशन, रेवोल्यूशन के बारे में जाना, और किस तरीके से एक्लिप्सेस होते हैं कितने तरह के, उनको भी जाना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी इंटीरियर ऑफ अर्थ की, ठीक है, जहाँ पे हमने ये बात की कि हमारा जो क्रस्ट है वो 3 बेसिक क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइडेड, 3 बाइफर्केशन है। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन भी हमने देखे, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि कितने तरह के जो रॉक टाइप्स होते हैं, रॉक टाइप्स सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, हमने इन सबको भी देखा। हमने सिलिका परसेंटेज के हिसाब से भी चीज़ों को देखा कि रॉक जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, एसिडिक बेसिक रॉक्स होते हैं यहाँ पे। थर्ड लेक्चर में हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किया। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में इसका मतलब यहाँ पे हो गया लैंडफॉर्म मूवमेंट। और यहाँ पे हमने ये देखा, वेदरिंग के बारे में हमने जाना, हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में जाना, हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में जाना, हमने वेदरिंग के साथ ही साथ इरोजन को भी देखा। इरोजन को हम लोग अलग से अगले सेक्शन में करेंगे, जो कि हमारा लैंडफॉर्म रहेगा, जिसमें हम रिवर इरोजन, विंड इरोजन और साथ ही साथ ग्लेशियल लैंड फॉर्मेशन भी हम लोग साथ में देखेंगे। और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हमने एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक फोर्सेस को देखा। हमने मैकेनिकल वेदरिंग के सेक्शन में हमने 3 तरह की वेदरिंग को देखा था, केमिकल, मैकेनिकल एज वेल एज बायोटिक वेदरिंग को देखा। और अगर यहाँ पे हम लोग एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक में अगर फोर्सेस में हम लोग बात करें, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस में हमने कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस को देखा, ठीक है, कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस को देखा। और साथ ही साथ हमने ओरोजेनेटिक फोर्सेस को देखा। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हमारा ये वेदरिंग और इरोजन ही रहता है, ठीक है। मैंने लिखा था ओरोजेनेटिक यानी माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हमने 4th लेक्चर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जाना बाय अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। फिर हमने 5th लेक्चर में हमने किया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स की, ठीक है। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हैरी हेस। देन वी डिड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट इन 7th लेक्चर। एंड देन हमने 8th लेक्चर में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कवर किया, ठीक है, जहाँ पे हमने ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस को देखा। फिर 9th लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ही कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस को देखा। फिर हमने 10th लेक्चर में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ही ओशन कन्वर्जेंस के बारे में हमने जाना, डिफरेंट फिनोमिनास को देखा। 11th लेक्चर में हम ये जो अभी आज हमने किया, यहाँ पे हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एज वेल एज हमने ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को कवर किया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की, ठीक है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म देखेंगे, जिसमें एजेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, रिवर, विंड, ग्लेशियर, ठीक है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम देखेंगे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के सेक्शन में, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा। तो चीज़ों को यहीं तक रखते हैं और इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप दी IAS लैब के टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं, मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस सेशन को अब एंड करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।